आधी रात को मेरा फोन पूरे जोरों शोर से बजने लगा तो मैंने घबरा कर फोन उठाया। मैं सुबह से प्रेस क्लब गई हुई थी और बहुत थक कर कुछ देर पहले ही सोई थी और अब उस फोन ने मेरी नींद में बुरी तरह खलल डाला था। लेकिन मेरी नौकरी ही ऐसी थी कि मुझे हर फोन अटेंड करना पड़ता था। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी जो मुझे मेरे नाम से मुखातिब कर रही थी और बार बार हेलो कह रही थी, जैसे बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। मैं फौरन उठकर बैठ गई और कहा कि मुझे आवाज आ रही है, आप कौन हैं? मुझे बताएं क्या हुआ है। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर कह रही थी कि फोन की दूसरी तरफ जो कोई भी थी वो किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला थी। दूसरी तरफ से खौफ में डूबी हुई लरजती कांपती आवाज सुनाई दी। वो मुझे किसी होटल में बुला रही थी और मदद की दरख्वास्त कर रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने उसे सूली पर चढ़ा दिया हो। हलक में अटकती हुई आवाज, शायद वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा थी। मैंने उसे होटल का नाम पूछा, अपना कैमरा और माइक उठाया, अपने साथी को फोन किया और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरे पास बहुत सारी फोन कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की आवाज में इतना खौफ महसूस नहीं किया था और इसलिए मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे किसने और क्यों बुलाया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि वहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो ठीक नहीं है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं एक छोटे से दरमियानी दर्जे के होटल के बाहर पहुंच चुकी थी। उस लड़की ने मुझे कमरा नंबर भी बताया था। जैसे ही मैं होटल के उस कमरे की तरफ बढ़ी तो वहां मौजूद अमले ने मुझे रोकने की कोशिश की। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो वो मुझे वहां जाने नहीं देना चाहते थे। मैंने अपना कार्ड निकालकर उनके सामने किया और कहा कि मैं मीडिया से ताल्लुक रखती हूँ, अगर मेरे साथ ताउन ना किया तो तुम्हारे होटल को सील करवा कर दम लूंगी। मेरी ये धमकी बहुत कारगर साबित हुई थी। होटल का अमला खुद ही पीछे हट गया। मैंने कुछ देर कमरे का दरवाजा पीटा। एक लड़की ने दरवाजा खोला और उसकी हालत देख के मेरा सांस हलक में ही अटक गया। मैं बेयकीनी से उस लड़की को देख रही थी। वो दरवाजा खोलकर वापस बिस्तर पर ढह गई थी। उसकी आंखों में जमाने भर की तकलीफ थी और खौफ था। ऐसा लगता था जैसे दहशत के मारे उसकी जान निकल जाएगी। मैं फौरन उसके पास बैठी और उसे पानी पेश किया। उसने कांपते हाथों से जरा सा पानी पिया और ज़ारो कतार रोने लगी। पीछे से मेरा साथी भी पहुंच गया था, लेकिन मैंने उसे कमरे के दरवाजे पे ही रुकने का इशारा किया, क्योंकि उस लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं एक गैर मर्द को अंदर आने की इजाजत देती। उस लड़की की हालत ऐसी थी जैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लगता था जैसे उस पर कोई कयामत गुजर चुकी है। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और कुछ कहने लगी, लेकिन अल्फाज थे कि उसके होठों पर ही दम तोड़ गए। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि मैं उसकी हर मुमकिन कोशिश करूंगी, लेकिन वो मुझे बताए तो सही कि उसके साथ क्या हुआ है और उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी, फिर उसने सिर्फ मुझे ही कैसे फोन लगाया कि बहुत ही अजीब थी। मेरे साथ मिलने पर कुछ देर में उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो वो कहने लगी कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करना चाहती है, और वो भी तन्हाई में। वो मुझे बताना चाहती है कि उस पर कैसे जुल्म ढाया गया है। उसे न सिर्फ मेरी मदद की जरूरत थी, बल्कि वो मेरी आवाज के जरिए दूसरों तक इस जुल्म की दास्तान को पहुंचाना चाहती थी, ताकि फिर कोई हवा की बेटी ऐसे जुल्म का निशाना न बने। मैंने फौरन अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो कैमरे के आगे ये सब बातें बयान नहीं कर सकती। वो अपना चेहरा, अपनी पहचान छुपाना चाहती थी और ये उसका कानूनी हक था। इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया और सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि उसकी हर बात रिकॉर्ड हो सके। लेकिन सबसे पहले मैंने उसे यही पूछा कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुमने सिर्फ मुझे ही फोन करके यहाँ क्यों बुलाया है। इतने सारे एंकर्स और मीडिया पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं ही थी जो वहां मौजूद थी, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे ही फोन किया था। वो कहने लगी कि ये भी एक राज है जो मैं खुद आपको आखिर में बताऊंगी कि मैंने सिर्फ आपको ही यहाँ क्यों आने को कहा है। उसके बाद उसने खुद पर बीती जुल्म की वो दास्तान सुनाई जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लड़की की आप बीती सुनकर आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जराइम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होते, बल्कि सारी दुनिया में ही ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ हमारा मुल्क है। वो लड़की जिसने मुझे फोन करके बुलाया था उसका नाम महक था। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की, जिसे मैं उसी ही की ज़बानी पेश कर रही हूँ। यह आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं अपने दोस्त की शादी की तकरीब में बैठी थी। मुझे मुस्तकिल अपने वजूद पर किसी की नजरों का इर्तिकास महसूस हो रहा था और मैं अपने आप में ही सिमटती चली जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत ही शर्मीली लड़की थी, लेकिन
मैं जिन नजरों के हिसार में थी वो एक चीनी बाशिंदा था। वो पूरी तरह मुझ पर नजरें जमाए मुस्कुरा रहा था और इसलिए मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी। मैंने सुन रखा था कि चीनी लड़के पाकिस्तानी लड़कियों की खूबसूरती को पसंद करते हैं, लेकिन उस चीनी बाशिंदे की नजरें मुझे परेशान कर रही थीं। न जाने उसकी नजरों में कैसी चुभन थी जो मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जवान भी, और ये मेरी खुशफहमी नहीं थी, बल्कि मुझसे मिलने जुलने वाले सभी लोग यही कहते थे। लेकिन मेरी गरीबी मेरी खूबसूरती पर भारी थी, इसलिए मैं ज्यादा खुशफहमियां नहीं पालती थी। आज भी जब वो चीनी बाशिंदा मुझे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था तो किसी खुशफहमी के बजाय मैं परेशानी का शिकार हो रही थी। मेरे साथ बैठी मेरी दोस्त फरजाना कहने लगी, देखो महक, ये चीनी बाशिंदा तो तुम्हें ही देखे जा रहा है, लगता है इसका तुम पर दिल आ गया है। मैंने घूर कर फरजाना को देखा और कहा कि हम जैसी गरीब और मजबूर लड़कियों को तो पाकिस्तानी लड़के जल्दी नहीं पूछते, ये तो फिर चीनी है, इसका मेरा क्या जोड़। फरजाना कहने लगी, मत भूलो कि हम जिस शादी में बैठे हैं इसमें भी तो एक पाकिस्तानी लड़की ही चाइनीज की दुल्हन बनी है ना। देखो अपनी नीलम की किस्मत खुल गई है, हो सकता है किस्मत तुम पर भी मेहरबान होने वाली हो। कभी तो अच्छा सोचा करो महक, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत खुल जाए और ये चीनी तुम पर फरिश्ता हो जाए। उसकी बात सुनकर मैंने सर झटक दिया और उसका हाथ पकड़कर नीलम के पास स्टेज पर गई तो वो भी हमारे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। उसकी हरकतें मुझे तो कुछ अजीब ही लग रही थी। कोई कैसे किसी लड़की को मुस्तकिल इस तरह देख सकता है, और पता नहीं क्यों वो तो हमारे पीछे स्टेज पर चला आया था। नीलम को तोहफा देकर मैं वापस अपनी टेबल पर आई तो वो फिर हमारे सामने आकर बैठ गया। उसकी नजरें थी कि मेरे वजूद से हट ही नहीं रही थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। बड़ा ही कोई बेशरम था जो दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे घूरे चला जा रहा था। यही अगर कोई पाकिस्तानी लड़का होता तो अब तक मैं जूती उतार कर उसकी खैरियत दरियाफ्त कर चुकी होती। लेकिन जब उसकी नजरों का इर्तिकाज मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने भी घूर कर उसे देखा और मेरे इस तरह देखने पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। मैं उसकी ढिठाई पर हैरान रह गई थी। फरसाना भी इस सारा तमाशा देख रही थी। कहने लगी, तू भी मुस्कुरा दे महक, इसी बहाने एक चाइनीज हमसे खुश हो जाएगा। मैंने गुस्से में फरजाना से कहा कि मुझे तो इसकी नीयत में ही फतूर लगता है। फरजाना झट से कहने लगी, क्या पता वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हो। और वाकई फरजाना की बात सही साबित हुई थी, क्योंकि शादी में मौजूद एक पाकिस्तानी लड़का जवान जो उन चीनी लड़कों का दोस्त था, वो भी उसे पहले से जानती थी। और मैं भी। मेरे पास आया और कहने लगा, क्या किस्मत पाई है तुमने महक, रमीज को तुम बहुत पसंद आ गई हो। वो तो पूरी तरह तुम पर फिदा हो गया है और तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक चीनी बाशिंदा मुझे पसंद करने लगेगा। मैं तो उसे कोई दिल फेंक किस्म का नौजवान समझ रही थी, मगर उसने तो सीधे शादी का पैगाम भिजवाया था। और इसी बात ने मुझे मजीद हैरान कर दिया था कि वो चीनी लड़का बिना जान पहचान कैसे मुझसे शादी करना चाहता है। यही बात मैंने जवाब से कही तो वो कहने लगा कि इन चीनी लड़कों को सीधी सादी पाकिस्तानी लड़कियां पसंद हैं, उन्हें खानदान से कोई लेना देना नहीं होता। तुम तो खुश हो जाओ कि उसकी नजर तुम पर ठहर गई है। इस शादी से तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी। मेरा दिमाग न जाने क्यों मुझे सब कुछ कबूल करने से रोक रहा था। मैंने जवाब से कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर रिश्ता भिजवा दो, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। शादी की तकरीब खत्म हुई तो मैं वापस लौट आई, लेकिन इस दफा मेरा दिल में तमाम नातमाम हसरतें नहीं थी, बल्कि मुस्तकबिल को लेकर कुछ नए ख्वाब थे। इतनी मुश्किल जिंदगी में गुजार रही थी, मैंने जागती आंखों से ख्वाब देख लिए। छोटी सी उम्र से ही मैंने नौकरी शुरू कर दी थी, क्योंकि घर के हालात बहुत खराब थे। और अब मैं सोच रही थी कि अगर मेरी शादी एक चीनी बाशिंदे से हो गई तो हमारा मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि ना ही ज़बान एक थी और ना ही तहसीब। और रमीज कौन था, कैसा था, कुछ भी तो पता नहीं था। मैंने घर आने के बाद जब ये बात अपनी अम्मा और अब्बा को बताई तो अब्बा ने साफ मना कर दिया और कहने लगे कि मैं गैर मुल्क में तुम्हारी शादी किस तरह कर सकता हूँ, पता नहीं वो लोग कौन है। शादी जैसा फैसला हवाओं में नहीं होता, शादी ब्याह अपने लोगों में और अपनी बराबरी में ही किया जाता है। अब्बा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, कब तक हम इन टूटी फूटी चार दीवारी में सिसक कर मरते रहेंगे। मैं सिर्फ 16 साल की थी तब से नौकरी कर रही हूँ, और आप भी तो रोज भट्टे पर जाते हैं। इतनी मेहनत करके क्या मिल जाता है, कुछ भी तो नहीं। और अपने लोगों की बात भी आपने खूब कही,
इतने बुरे हालात में हमारे अपनों ने हमें नहीं पूछा तो रिश्ता लेकर कौन आएगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यहाँ दरवाजे पर रिश्ते की लाइनें लगी हुई हैं। मेरी बातों पर अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए थे और कहने लगे, ठीक है, उन्हें रिश्ता लाने दो, फिर देखते हैं। अगले ही दिन रमीज और जवाद दोनों रिश्ता लेकर हमारे घर चले आए। रमीज को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, वो तो खामोश ही बैठा था। सारी बातचीत जवाद ने की थी और जवाद ने बताया था कि मैं रमीज को इतनी ज्यादा पसंद आ गई हूँ कि वो वापस जाने से पहले हर हाल में मुझसे शादी करना चाहता है। अब्बा के सारे सवालों के जवाब रमीज के बजाय जवाद ने दिए थे और जवाद ने बताया था कि हकमेर के नाम पर रमीज 10 लाख रुपए अदा करेगा और यही नहीं बल्कि कागजात की तैयारी तक वो मेरा सारा खर्चा खुद उठाएगा और मेरे माँ बाप की भी जरूरियात का ख्याल रखेगा। ये सब सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। मैं यही तो चाहती थी कि गरीबी की जिंदगी से छुटकारा और एक अच्छे मुस्तकबिल से मेरी जान छूटे। मेरा कोई भाई नहीं था और अगर रमीज एक अच्छा बेटा बनकर मेरे माँ बाप का सहारा बन जाता तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था। ये सब तो जवाद ने बताया था, लेकिन मैं रमीज से यही सुनना चाहती थी, मगर मसला तो हमारे दरमियान जबान का था। जवाद कहने लगा कि अगर यही बात है तो तुम गूगल ऐप का इस्तेमाल करके रमीज से बात कर सकती हो। मुझे सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। ये ख्याल मुझे क्यों ना आया? इतने जदीद दौर में किसी दूसरी जबान को जानना ये मुश्किल इतना भी नहीं था। और फिर मैंने एक ऐप ट्रांसलेटर के जरिए रमीज से बात शुरू की तो उसने बताया कि वो मेरी हया और खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है और वो ऐसी ही पाकिस्तानी लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था। उसकी वापसी का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए वो जल्द से जल्द शादी करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सब बातें जानकर मेरे माँ बाप ने कहा कि उन्हें कुछ दिन सोचने के लिए वक्त चाहिए। जवाद और रमीज रिश्ता देकर वापस चले गए, लेकिन मेरे अब्बा ने उनके जाने के बाद मुझे ये कहकर समझाने की कोशिश की कि रमीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हम उसके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बेहतर यह है कि इतने गैर लोगों में शादी ना की जाए। अब्बा की बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया और वो शुरू से ही ऐसे थे। जब भी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका मिलता तो किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर एक मसला खड़ा कर देते और बात आगे ही ना बढ़ने देते। इससे पहले भी मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल रही थी, लेकिन वहां शिफ्टों वाली नौकरी थी और दिन के साथ साथ रात के वक्त भी नौकरी पर जाना था। उस वक्त भी अब्बा ने इतना ही मसला खड़ा किया था और मुझे वो नौकरी न करने दी। अब्बा का कहना था कि जवान लड़की का घर को बाहर रहना कुछ ठीक नहीं है, जबकि मैं उस नौकरी को करने के हक में थी। मुझे तो अभी भी यही लगता था कि अगर मैं उस वक्त नौकरी कर लेती तो अब तक हमारे हालात पूरी तरह बदल चुके होते, लेकिन अब्बा को तो बस हर वक्त जमाने की ऊंच नीच की फिक्र सताती थी। मैंने गुस्से में रात का खाना भी नहीं खाया और अब्बा से कह दिया कि मैं अब इस घर में घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। शादी के बाद न सिर्फ रमीज मेरा खर्चा उठाने को तैयार है, बल्कि वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी उठाना चाहता है। और एक दफा मैं चाइना चली गई तो आप लोगों को भी वहीं बुला लूंगी। अपना हुक्म सुनाकर मैं कमरे में आके बंद हो गई थी और तकिए पर लेटकर आंसू बहाने लगी थी। आज तक मैं हर छोटी सी छोटी चीज के लिए तरसी थी और जानती थी कि आगे मेरे नसीब में अच्छे रिश्ते भी नहीं लिखे हैं। मैं पहले अपनी फुफ्फी के बेटे को पसंद करती थी, लेकिन वो तो हमारे घर के हालात की वजह से हमारे यहाँ कदम रखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे अपने घर की बहू क्या ख्वाब बनाती। इस गरीबी ने मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली थी और अब मैं खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहती थी। अब्बा ने जब मेरा सख्त रवैया देखा तो कहने लगे, ठीक है बेटी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम फैसला करने की हकदार हो। जाओ जाकर फवाद को फोन करो और कहो कि आकर शादी की बात कर ले। अब्बा का लहजा किसी हारे हुए जवारी की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी शादी की इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी और लहजे की पस्ती मैं महसूस कर सकती थी। शायद मैंने उनका बहुत ज्यादा दिल दुखाया था, लेकिन मुझे यकीन था कि जब रमीज से शादी के बाद मैं सेट हो जाऊंगी तो फिर अब्बा भी खुश हो जाएंगे। मैंने जवाद को फोन लगाया था। जवाद और वो चाइनीज एक साथ एक ही किराए के घर में रहते थे। जवाद उन चाइनीज की पुरानी दोस्ती थी और मैं जवाद को अपनी नौकरी के हवाले से बहुत सालों से जानती थी। मेरी दोस्त नीलम की शादी भी जवाद के तवस्सुत से ही हुई थी और अब तो नीलम बस कुछ ही दिनों में चाइना जाने वाली थी। उसका शौहर बहुत ही अच्छा था, जो यहाँ न सिर्फ नीलम का बल्कि उसके पूरे खानदान का भी खर्चा उठा रहा था। और यही सब देखकर तो मैं भी मुतासिर हो गई थी। रातों रात नीलम के घर वालों के हालात बदल गए थे और मैं भी यही चाहती थी कि हमारे हालात भी इसी तरह बदल जाएं। मेरे फोन पर जवाद अगले ही दिन के रमीज के साथ दोबारा हमारे घर आया। गूगल ट्रांसलेटर के जरिए हम एक दूसरे से बात कर रहे थे।
رمیز نے 2 لاکھ روپے کا چیک میرے ابا کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ شادی کا خرچہ ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے شادی کا سارا خرچہ میری طرف سے ہے. 2 لاکھ روپے کا چیک دیکھ کر ابا حیران ہو گئے کہ شادی سے پہلے کون اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے. لیکن رمیز کہنے لگا کہ ہم لوگ پاکستانی لڑکوں کی طرح نہیں ہوتے جو جہیز کے لالچ میں لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. مجھے سچ میں آپ کی بیٹی سے محبت ہے اور یہ اسی محبت کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے. رمیز کے انداز نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور 1 ہفتے کے اندر ہی میری اور اس کی شادی طے ہو گئی تھی. شادی کا سارا خرچہ رمیز نے اٹھایا. میری دوست فرزانہ تو مجھے اٹھتے بیٹھتے چھیڑ رہی تھی. میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور میں بہت خوش تھی. سادگی سے میری اور اس کی شادی ہوئی تو وہ مجھے رخصت کروا کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر پر ہی لے گیا. وہاں 2 اور لڑکیاں بھی موجود تھیں جو پاکستانی تھیں. اس نے بتایا کہ وہ اس کی دوست کی بیویاں ہیں اور ہم سب ایک ساتھ ہی چائنا جائیں گے. یہ سن کر مجھے اور سکون ہو گیا کہ میں وہاں اکیلی نہیں ہوں گی بلکہ 2 اور لڑکیوں کا ساتھ مجھے مل جائے گا. جب تک میں یہاں تھی اس چائنیز کا رویہ بہت اچھا تھا. اس نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ میرے ماں باپ کو بھی برابر سے پیسے بھیجتا رہا. میرے گھر والے بھی یہ سوچ کر خوش ہو گئے کہ بیٹی کو ایک محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے اور اب وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی. لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا؟ شاید پیسوں کی چمک نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور ہم سچ دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے. شادی کے 3 مہینے بعد میرے سارے کاغذات پوری طرح تیار ہو گئے تھے اور پھر مجھے اپنے ساتھ وہ چائنا لے کر چلا گیا. میں اپنے ماں باپ سے رخصت لے کر چائنا پہنچ گئی تھی اور جاتے ہی پہلے ہی دن مجھے پتا چل گیا کہ میرے شوہر نے مجھ سے شادی کیوں کی. جب تک ہم پاکستان میں تھے میرے اور اس کے درمیان بہت بہتر ازدواجی تعلق تھے، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ ایک وحشی درندہ بن گیا تھا. وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ چائنا میں جوان لڑکیوں کی بہت کمی ہے. وہاں مرد زیادہ، عورتیں کم ہیں. اسی وجہ سے چائنا کے لڑکوں کو شادی کے لیے لڑکیاں نہیں ملتی اور وہ دوسرے ملکوں کا انتخاب کرتے ہیں. وہاں سے معصوم لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں اور ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کرتے ہیں. میں بھی اپنے شوہر کی تیسری بیوی تھی. میرے شوہر نے یہ بات جھوٹی بیان کی تھی اور یہ بات چائنا جا کر مجھے پتا چلی کہ نہ ہی وہ مسلمان تھا اور نہ ہی اسے اسلام کے بارے میں کچھ پتا تھا. یہ لبادہ تو اس نے محض شادی کے لیے پہن رکھا تھا اور در حقیقت وہ ایک غیر مذہب کا آدمی تھا. میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی تھی جو مسلمان ہی نہیں تھا؟ یقیناً میرا اور اس کا نکاح بھی باطل تھا اور اس بات نے میرے ضمیر میں کچوکے لگانا شروع کر دیے تھے. چائنا آنے کے بعد اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے. اس نے نہ ہی میرے گھر والوں کو کوئی پیسہ بھیجا تھا اور نہ ہی میری ضروریات کا اسے کوئی خیال تھا. میں بھوکی پیاسی نڈھال کمرے میں پڑی رہتی اور جب جی جاتا اس کا وہ کسی درندے کی طرح آ کر مجھ پر سوار ہو جاتا. بھوک سے جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہوتی تو مجھے کھانے کے لیے انڈے دیتا اور میں بس 1 مہینے تک کئی دن انہی انڈوں پر گزارا کرتی رہی. اس کے ظلم سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کا ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ جب وہ مہینے بھر تک مجھے خود استعمال کر چکا تو اس کے بعد اس نے مجھے پیسوں کے عوض دوسرے لوگوں کو بھی فروخت کرنا شروع کر دیا اور میں ان چائنیز لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی. میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، واپس پاکستان آنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. مجھے بتایا گیا کہ میری دوست نیلم کا بھی یہی حال ہے اور اسے بھی یہاں اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے. یہ سن کر تو میری روح کانپ اٹھی کہ ہم پاکستانی لڑکیاں ان چائنیز کے لیے صرف اور صرف دل بہلانے کا سامان تھی. آہستہ آہستہ مجھے اپنے شوہر کی فطرت سمجھ آنے لگی اور صرف اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے میں نے خود کو اس کے کہنے میں ڈھال لیا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی اور ہر اس مرد کے آگے خوشی خوشی پیش ہونے کا ڈرامہ کرتی جسے وہ میرے بستر تک لاتا. جب اسے پوری طرح مجھ پر بھروسہ ہو گیا تو اس نے مجھے بھی اپنے اس گندے کھیل کا حصہ بنانا چاہا. وہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان آؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ میں وہاں اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر خوش ہوں، تاکہ دوسری لڑکیاں بھی اس کے دوستوں کے ساتھ شادی کر کے چائنا چلی جائیں اور ان کا کاروبار آگے بڑھ سکے. میں اس کے آگے اچھی بنی رہی اور پاکستان لوٹ آئی، لیکن یہاں آتے ہی میں اس کے چنگل سے بھاگ گئی. اسے میرے گھر اور گھر والوں کا علم تھا، اس لیے میں اپنے گھر نہیں گئی اور اس ہوٹل میں آ کے رک گئی. میں نے ہی ہوٹل والوں سے کہا تھا کہ کسی کو میرے کمرے میں نہ آنے دیا جائے کیونکہ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر اور وہ مافیا اس کی تلاش میں ہے جن سے بھاگ کر وہ یہاں تک پہنچی ہے اور اسی لیے اسے مدد چاہیے. وہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی لڑکی دھوکے میں آ کر کسی غیر ملکی سے شادی نہ کرے.
اس کی حالت بہت ابتر تھی. وہ اپنی کہانی سنا کر ساروں قطار رو رہی تھی. اس بیچاری نے حالات بدلنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی. میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اس کی مدد کر سکوں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں ان سب کاموں میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا. اور وہ لڑکا جواد جو ان لڑکیوں کی شادی کا سبب بنا تھا، وہ بھی ان سب میں ملوث تھا اور اب کہیں فرار ہو چکا تھا. میں نے اس لڑکی کو ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا اور ان چائنیز باشندوں کے خلاف پولیس میں کیس بھی درج کروا دیا ہے. میں نہیں جانتی کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری کوئی بہن ایسی غلطی نہ کرے جو مہک نے کی. اس نے مجھے بتایا کہ جب تک وہ پاکستان میں تھی وہ میرے سارے شوز بہت شوق سے دیکھتی تھی اور اسے معلوم تھا کہ میں ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتی ہوں اور اسی لیے اس نے مجھے ہی بلایا تھا. میری صرف آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے سے بچائیں. یہ دنیا بہت ہی خراب ہو چکی ہے. یہاں سگے رشتوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر غیر لوگوں پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مہک کو انصاف ملے گا یا نہیں؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟